दीपक और माया एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, मगर दीपक के परिवार की ओर से कुछ दिक्कतें होने की वजह से दोनों का रिश्ता नहीं हो पा रहा था। देखो दीपक, मैं कह देती हूँ, तुमको अगर शादी नहीं करनी है तो इन 2 दिनों में मैं कहीं और फेरे ले लूंगी, भले ही चाहे मुझे लंगड़े कुत्ते से ही क्यों ना करनी पड़े। बहुत तंग करते हो तुम। माया। दीपक अब भी घर पर बता ही नहीं पाता कि वो शादी करना चाहता है, लेकिन माया अपने घर पर बता देती है, जिसे देख उसके माँ बाबा क्रोधित होते हैं। इसीलिए कॉलेज भेजता था क्या? पैसे जोड़ जोड़ कर जो तूने ऐसे मुंह काला किया। मुंह काला किया होता तो तुम दोनों को बताने की दरकार नहीं पड़ती, झक मराकर खुद मेरी शादी दीपक से करवाते। बदतमीज। जी करवा देते हैं इसकी शादी। वैसे भी आजकल की खबरें देख नहीं रहे क्या आप? आजकल बिटिया ही चंडाल निकल रही हैं। कहीं इसकी शादी किसी और से कराई और बेचारा वो लड़का इसके हाथों ना मर जाए। ये कोई कांड करे उससे पहले ही मारो इसे धक्का। माया की गुंडागर्दी के आगे उसके माँ बाबा झुक जाते हैं और अगले दिन खुद रिश्ता लेकर दीपक के घर जाते हैं। माया भी उनके साथ थी। देखिए, हमें कोई फॉर्मेलिटी नहीं करनी, लड़की को लड़का पसंद है और लड़के को भी लड़की पसंद ही होगी, तो बस आप डेट फिक्स कर लीजिए। अरे बहन जी, आपकी ट्रेन छूटी जा रही है क्या? एक बार रजत से भी तो पूछ ले कि इसको माया पसंद है कि नहीं। मधु का बड़ा बेटा रजत माया को देख मुस्कुरा रहा था। वो माँ, लड़की तो ठीक लग रही है। ये सुनते ही दीपक और माया एक दूसरे का चेहरा देखते हैं। तब जाकर दीपक हिम्मत करता है। वो माँ, माया का रिश्ता भैया के लिए नहीं, मेरे लिए आया है। मैं और माया शादी करना चाहते हैं। बड़े भाई के कुंवारे होते हुए भी छोटा भाई शादी करना चाहता है? तेरा माथा तो खराब नहीं है? लोग क्या कहेंगे? और तेरे चक्कर में रजत कुंवारा ही रह जाएगा। और भैया के चक्कर में जो मैं कुंवारा रह गया तो इनको तो कोई लड़की पसंद ही नहीं करती, पर मेरी माया मुझे पसंद करती है, तो इनकी वजह से उसे खो दूं। बस बहुत हुआ, मैं माया से शादी करूंगा बस। और इस जिद के चलते माया बन जाती है मधु के घर की छोटी बहू और रजत रह जाता है कुंवारा। अब मधु को रजत की शादी की चिंता होने लगी थी। बहू, अब तू आ ही गई है तो अपने लिए जेठानी भी ले आ। दोनों मिलकर मेरा घर संभाल लो तो मैं तीरथ चली जाऊं। मैं तो ले आऊं जेठानी, पर जेठ जी कोई पसंद तो करे। जेठ जी का मुंह देखने से पहले तो उनका गंजा सर सामने आ जाता है। करवा चौथ से पहले ही लड़की सामने चांद देखेगी तो हाँ कैसे बोलेगी? माया, वो जेठ है तेरा। हाँ हाँ पता है, मैं कहाँ कुछ बोल रही हूँ। मैं तो कह रही हूँ कि जेठ जी का रिश्ता कैसे लेकर जाना है अब मुझ पर छोड़ दो, देखना सब ठीक हो जाएगा। शाबाश, मुझे मेरी छोटी बहू पर पूरा विश्वास है। और ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। माया मधु की सेवा करके उसका मन जीत लेती है, जिससे अब मधु हर जगह रिश्ता देखने माया को ही साथ ले जाने लगी थी। लेकिन बात अभी भी नहीं बन रही थी। पता नहीं क्या दिक्कत है, अब तो लड़की रजत को देखने से पहले ही मना कर रही है। और अगले दिन फिर से ये लड़की देखने जाते हैं। लड़की का नाम रचना था, जो रजत के साथ मैच भी हो रहा था, इसलिए सबको रिश्ता बहुत पसंद आता है। तो माया, कैसी लगी तुझको तेरी जेठानी? बोल बोल। वो माँ जी, मैं वॉशरूम होकर आती हूँ। माया वॉशरूम के बहाने से वहाँ से उठती है और लड़की रचना को साइड में ले जाकर उससे बात करने लगती है। ओहो, तरस ही आ रहा है कमबख्त तुम पर तो। ये मुई किस्मत भी कितनी जुल्मी है, देखो तो। आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? और तो देखो, एक बार खुद को अच्छी पढ़ी लिखी समझदार लड़की होकर भी इस टकले से शादी करना चाहती हूँ। वैसे मैं होती कौन हूँ तुम्हारा भला सोचने वाली, पर उस घर में मैं जैसे फंसी हूँ वैसे तुम भी आकर फंसो तो फिर मेरी इंसानियत मुझे गाली देगी ना। रचना माया की बात सुनकर घबरा जाती है। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि तुम रिश्ता मत करो। अब लड़का पसंद है तो कर ही लो, लेकिन बस याद रखना, काफी बार जेठ जी रात में लेट आते हैं तो तुम शक वक मत करना। बता देती हूँ पहले ही, वो बस बाहर से आते हैं ना, तो आते आते देर हो जाती है। बार? हाँ, पर वो कोई ऐसा वैसा सड़क छाप बार नहीं है, शहर का सबसे महंगा बार है। रशियंस डांस करती हैं वहाँ बार में। रशियंस डांस बार? अब तुम पत्नी बनोगी तो सेवा भी करने का भरपूर मौका मिलेगा। जेठ जी जब पीकर नाली में गिर के गंदे होकर आएंगे तब तुम उनको साफ कर देना। क्या ये सब सच है? हाँ जेठानी जी, मैं तो अभी से आपको जेठानी मान चुकी हूँ, और फिर जब मैं हूँ उस घर में तो मैं तो कुछ गलत होने नहीं दूंगी। हाँ, बस कमरे के भीतर क्या गलत हो जाए क्या पता। सुना है ऐसे रुके हुए लड़के बिस्तर पर बहुत दरिंदे बनते हैं। मैं तो बस तुम्हारा भला ही चाहती हूँ, इसलिए सोच लेना कहीं हाथ पर सिगरेट के निशान न छप जाए।
ऐसी खतरनाक खतरनाक बातें बोलकर माया तो अपना पल्लू झाड़कर चली जाती है और रचना सोच में डूब जाती है। माया पलटकर रचना को देख मुस्कुराती है। ये तो पक्का ना ही बोलेगी, चाल जो ऐसी चली है। वो मुझे इस रिश्ते से ऐतराज है माँ जी। मधु का मुंह उतर जाता है और माया के मन में लड्डू फूटने लगते हैं। माया घर आकर एक फोन करती है। बुआ बुआ बुआ, एकदम सही बोला था तूने कि घर पर राज करना हो तो कभी भी अपनी जेठानी मत आने देना, वरना सब हक बट जाएंगे। सास के जेवर, सास ससुर का अटेंशन, और वैसे भी जेठानी को ही ज्यादा माना जाता है, इसलिए तूने जैसा जैसा बताया मैंने वैसा ही किया। सब लड़कियों को इतना भड़काया कि सबने मना कर दिया। अब नो जेठानी, ओनली देवरानी का कमाल चलेगा घर में। और माया इतनी खुश थी कि उसकी खुशी का बुखार उतर ही नहीं रहा था कि वो जब अगले दिन उठती है तो काम से बचने के लिए माया बुखार होने का नाटक कर लेती है और झूठे ही आहें भरती है, ब्लश लगाकर मुंह लाल कर लेती है जैसे कि उसे सचमुच का बुखार हुआ हो। वो बिस्तर पे पड़ी थी कि तभी माया माया, एक खुशखबरी है। जिन लड़कियों ने रजत को मना किया था उनमें से एक का सुबह फोन आया और उसके परिवार ने मुझे और रजत को घर बुलाया है। माया के चेहरे का तो रंग पूरी तरह उड़ चुका था और वो नौटंकी वाली आहें भरती हुई बिस्तर से उठने लगती है। अरे अरे, ये क्या कर रही है? तुझे उठने की जरूरत नहीं है, मैं और रजत जा रहे हैं ना। इस बार तो तेरे लिए जेठानी लेकर ही आएंगे। माँ जी, मैं भी चलती हूँ ना, कहीं कोई भूल चूक हो गई और गलत लड़की आ गई तो? इस बुखार में तू कैसे जाएगी? आराम कर। और भूल चूक कैसे होगी बेटी? जिस तरह तेरा और दीपक का मिलना संस्कार था, रजत के नसीब में जो होगी ये उसका संस्कार होगा। बस उनकी एक अजीब सी शर्त माननी है। शर्त? कैसी शर्त? कि शादी सिंपल होगी, 4 लोगों की मौजूदगी में, कोई ढोल नगाड़ा नहीं। बला टली मुझे क्या, 70 रस्मों से बच गई मैं भी। चल चल, अब मैं चलती हूँ। और मधु रजत के साथ चली जाती है। उनके जाते ही माया का जो नकली बुखार था वो असली का बुखार बन जाता है और वो अपनी बुआ को फोन लगाती है। बुआ, मैं तो बर्बाद हो गई, मेरी सास मेरी जेठानी लाने गई है, कोई भी चाल काम ही नहीं आई बुआ। माया अपना सिर पीट लेती है। बड़े अजीब लोग हैं, सीधे मंदिर बुला लिए, क्या शादी करके ही मानेंगे आज? कोई खोट वोट है क्या लड़की में जो हमारे पल्लू बांध रहे हैं? करने दो ना माँ, अब मुझे कोई एतराज नहीं है। हाँ हाँ, तू तो वैसे भी मरा जा रहा है शादी ब्याह के लिए। देख बेटा, कुछ भी कर लेना, बस हनीमून पर मत जाना, वहीं लड़कियां चुड़ैल बन रही हैं। मैं नहीं चाहती मेरे लाल को कुछ भी हो, और ना ही ये लड़की भी सोनम की तरह चंडाल बेवफा निकले। बात करते करते वो सब मंदिर आ गए। सब लोग वहाँ पहुँचते हैं और घर वाले आपस में बात करके उसी दिन रजत की चट मंगनी पट ब्याह करा देते हैं। दुल्हन घूंघट में थी, रजत तक ने उसे नहीं देखा था। बस मधु ने मंजूरी दी और शादी करके वो दुल्हन को गाड़ी में बैठाकर घर उठा लाए। माया सोफे पर बैठकर आइसक्रीम का बाउल मजे से लपेटे जा रही थी और टीवी देखकर जोर जोर से दहाड़े मारकर हंस रही थी। माया बहू, तेरे को बुखार था ना? और ये कुल्फी? माँ जी, आपने खबर ही ऐसी दी ना कि बस अब जल्द ही मेरी जेठानी जी आ जाएंगी, तो बस फिर मैं खुशी के मारे अपने आप ही ठीक हो गई। तो कब है शादी रजत भैया की? तू शादी का पूछ रही है? अरे मैं तो तेरी जेठानी साथ ही ले आई। अरे रजत, बहू को लेकर भीतर तो आ। चल जाकर तू आरती की थाली ला। अपनी जेठानी का स्वागत देवरानी ही ना करे तो फिर कैसी दोस्ती? रजत अपनी दुल्हन को लेकर दहलीज पर आता है। माया मरे मन से धीमे धीमे आ रही थी और वो उनकी आरती करती है। दुल्हन घूंघट से सब देख रही थी। 12 लड़कियों में से आखिर तुम हो कौन सी? और ये शादी आखिर तुमने की क्यों? कहीं मुझे तो तंग करने के लिए नहीं? पर मेरी एक बात गांठ बांध लेना जेठानी जी, इस घर में हुक्म तो बस इस देवरानी का ही चलेगा। तुम्हारे पाँव में जमने नहीं दूंगी। हाँ, बड़ी आई। माया मुंह आके बाके करके अपनी जेठानी को खूब कोस रही थी कि तब बारी थी मुंह दिखाई की, जो माया ही घूंघट उठाकर अपनी जेठानी का चेहरा देखती है और भीतर से जो लड़की निकलती है वो रचना थी। उन सब लड़कियों में से सबसे पढ़ी लिखी और सबसे सुंदर लड़की रचना। तुम? अरे पाँव तो छू अपनी जेठानी का। माया झुककर रचना के पाँव छूने लगती है कि तभी वो झांक कर रचना का चेहरा देखती है तो रचना मुस्कुराते हुए उसे आंख मारती है। जुग जुग जियो, भगवान तुमको सद्बुद्धि दे। अब देखिए क्या ये जेठानी जानबूझकर इस घर में आई है
या फिर चाल पर कमाल दर कमाल होते रहेंगे हमारी इस कहानी देवरानी की चाल जेठानी कमाल में, जो आएगी केवल काका टीवी पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। माया रचना को देखकर हैरान परेशान थी। जेठ की बुराई करने पर भी इसने आखिर हाँ क्यों ही बोला होगा? ऐसी कौन सी दयालु है जो ये भला करने यहाँ आ गई? डियर देवरानी, तूने कोशिश तो की थी कि मैं यहाँ ना आऊं, मगर अब जो मैं यहाँ आ ही गई हूँ तो देख कैसे तुझे तेरी जगह दिखाती हूँ। माया और रचना दिखावटी एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराते हैं। माया तो रचना के कान भरकर चली गई थी। बेचारी रचना भी चाहती थी कि उसे कोई लड़का पसंद आ जाए। उसी शाम वो मंदिर के लिए पैदल निकल रही थी कि तभी वो देखती है कि वो फोटो वाला लड़का रजत स्कूटर से जा रहा था कि तभी गड्ढे का पानी छटक कर एक औरत पर गिर जाता है। औरत ये देख रजत के साथ लड़ने को उतर आती है। अरे ये औरत क्या कर रही है? इसे पता नहीं है कि ये लड़का कितना बदमाश है। जरूर जा रहा होगा अपनी उसी बदनाम गली के डांस बार में। हाँ, रजत स्कूटर से उतरता है और औरत के पास आकर उसके आगे हाथ जोड़ता है। ये देखते ही औरत का क्रोध शांत हो जाता है। रजत औरत को एक पत्थर उठाकर देता है और खुद गड्ढे के पास खड़ा हो जाता है। माफ करना बहन जी, पर मुझे ही ध्यान रखना चाहिए था, मुझसे गलती हो गई। आप चाहें तो ये पत्थर से कीचड़ उछालकर मेरे कपड़े भी गंदे कर सकती हो। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं भाई जी, हो जाता है कभी कभी। रजत की विनम्रता देख औरत के साथ साथ रचना भी हैरान थी। अब रचना रजत का पीछा करती है और वो देखती है कि वो किधर जा रहा है। रजत स्कूटर पार्क करके उसी मंदिर में आता है जहाँ रचना को आना था। वो पूजा करने के बाद गरीबों को दान भी करता है और वहाँ से निकल जाता है। रचना एकटक बस ये देख रही थी, क्या ये वही फोटो वाला लड़का है? पर इसकी आदतें तो माया जी ने बताई थी उससे एकदम अलग है। पर ये वाले रजत मुझे पसंद आए हैं, मैं इनसे शादी जरूर करूंगी। और इस तरह माया के लाख भड़काने पर भी रचना रजत के साथ शादी के लिए हाँ कर ही देती है और आ धमकती है बनकर जेठानी देवरानी की इस हुकूमत में। रचना का पहला दिन शांत गुजरता है और अगले दिन उसे पहली रसोई करनी थी। आज तो मैं अपनी बड़ी बहू के हाथ का मीठा खाऊंगी, वो भी पेट भर के। खिलाएगी ना बहू? वैसे भी देख कब से मैं माया के हाथ का ही खा रही हूँ। अब तू आ गई है तो तू भी नए नए पकवान बनाकर खिला। ये सही है, छोटी बहू पुरानी हो गई तो नई के चिपकते रहोगे। इस जेठानी को तो मुझे उसकी औकात दिखानी ही पड़ेगी। और रचना किचन में काम करने लग जाती है। बड़ा मन लगाकर वो खाना बनाती है। तभी माया उसके पास जाती है। अरे मेरी प्यारी जेठानी जी, क्या बना रही हो? अरे वाह, हलवा, पूरी, सब्जी। मगर सब्जी में नमक मिर्च थोड़ा ज्यादा रखना। इन सबको तीखे चटपटे की ऐसी जोर आदत लगी है कि तुम सादा खाना दोगे तो मुंह बनाएंगे। और माया ही अपने हाथ से उसमें ज्यादा नमक मिर्च डाल देती है। ठीक है माया, तुम खड़ी हो ना यहाँ, जरा कढ़ाई चला देना, मैं एक दो काम और देख आती हूँ। श्योर श्योर। और माया रचना के जाते ही नमक का डिब्बा शक्कर से और शक्कर नमक से बदलकर ढेर सारा नमक डालती है हलवे में और ढेर सारी शक्कर डालती है सब्जी में और फिर हिल हिल कर मजे लेकर दोनों हाथों से बर्तन चलाने लगती है। रचना माया को ऐसे मन लगाकर काम करता देख खुश होती है। उसका खाना तो तैयार हो गया था। वो जेठानी जी, मैं ये सब नहीं खाती हूँ, क्या मैं अपना सादा खाना बना लूं? रचना अपनी रसोई से बाहर चली जाती है। माया के तो पर लग चुके थे। वो फटाफट ढंग से खाना बना डालती है। अब उस जेठानी का जहर खाकर तो इनको मेरा खाना ही दवाई जैसा लगेगा और राहत देगा और फिर मैं बन जाऊंगी घर वालों की मसीहा। और फिर बारी आती है सबके खाना खाने की। रचना की एक आदत थी, वो सर्व करने से पहले एक बार चखती जरूर थी। तो उसने जैसे ही हलवा चखा वो थू थू करने लगी। थू थू, ये क्या जहर बना है? छी, लगता है शक्कर की जगह नमक गिर गया। शायद डिब्बों में ही गलत भरा होगा। छी, ये सब्जी भी मीठी है एकदम। अगर ऐसा ही है तो माया का खाना भी खराब हो गया होगा। बेचारी ने कितनी मेहनत से बनाया है ना। और रचना जैसे ही माया का खाना चखती है वो हैरान थी कि माया का खाना तो टेस्टी और फर्स्ट क्लास था। रचना अब समझ गई थी कि घर में कुछ गड़बड़ हो रही है। अरे बहू, ऐसा क्या बना रही है जो भूखाई मारेगी? हाँ सासू माँ, ये तुम्हारी नई बहू तो बहुत स्लो है। इतनी देर में तो मैं पंगत जमा देती पूरी। माया नमक मिर्च लगा ही रही थी कि तभी रचना खाना लेकर बाहर आती है और सबको सर्व करती है। हलवा, पूरी, सब्जी और उपमा। उपमा कहाँ से आया?
माया के सवाल पर रचना मंद मंद मुस्काती है। सब गड़बड़ हो गई, अब मैं करूँ तो क्या करूँ? सारा खाना दोबारा तो बनाया नहीं जा सकता। एक काम करती हूँ, 2 आलू छोक कर सब्जी बनाती हूँ, आधी कटोरी सूजी का हलवा और इस नमकीन हलवे का उपमा। रचना खाना बनाने में तेज थी, तो माया के पंगे लेने पर भी वो दबती नहीं है और फटफट करके सारा खाना 20 मिनट में फिर से बना देती है। अरे एक चीज तो करनी रह ही गई। वो माजी हलवे में पता नहीं कैसे गलती से नमक गिर गया था, तो फिर मैंने इसका नमकीन उपमा बना डाला, वरना फेंकना पड़ जाता और अनाज खराब करना अच्छी बात नहीं होती है। मधु अपनी बड़ी बहू की समझदारी से एकदम इम्प्रेस हो जाती है। शाबाश बहू, तूने जो आज मेरा दिल जीत लिया, और खास करके इस उपमा ने खराब सामान का इस तरह से इस्तेमाल करना। वाह वाह। देखो छोटी बहू, देखो, सीखो कुछ तुम भी। जब देखो सामान ही बिगाड़ती रहती हो। भाई रचना की तो अब वाह भाई वाह होने लगती है। माया ये देख जाड़ पीस रही थी, सब उंगलियां चाट कर खाते हैं। रचना, खाना बड़ा अच्छा था, लेकिन बस एक शिकायत है कि तुमने कम बनाया, हमारा तो पेट ही नहीं भरा। हाँ तो जेठानी जी नई नई आई है, अभी तो इनको ठीक से पता भी नहीं है कि घर में कितना खाना लगता है, कौन क्या खाता है, इसलिए मैं लाती हूँ अब मेरा खाना। दोनों बहुओं में कंपटीशन देख मधु खिखियाने लगी थी। माया जाकर अपना खाना लाती है और सबकी थाल में परोसती है। जैसे ही सब उसकी खीर टेस्ट करते हैं, सब थूकना शुरू कर देते हैं। अरे मारना ही था तो सीधे जहर खिला देती बहू। सब कुछ इतना तीखा और इतना नमकीन के साक्षात नरक के दर्शन यहीं बैठे बैठे हो गए। बड़ी बहू, फटाफट कटोरी में सबके लिए घी शक्कर ला। खराब बना है, ऐसे कैसे? मैं भी चखूं तो थू थू थू, क्या बकवास है ये, पर मैंने तो ऐसा नहीं बनाया था। और माया तब रचना की ओर देखती है। रचना मुस्कुराते हुए उसे आंख मार देती है। अब माया समझ गई थी कि ये सब उसने किया था। ओह, तो ये तुमने किया है? ऑफ कोर्स, बाबा ने कहा था किसी का बुरा मत करना, पर कोई जो तुम्हारा करे तो उसका उधार भी मत रखना, जैसे को तैसा जरूर देना। तो मैंने तो बस अपना उधार चुकाया है। ओह, तो तुम बदमाशी पर उतरना चाहती हो जेठानी जी? अगर ऐसे आमने सामने खेलना चाहती हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तैयार हूँ, करो हमला। अरे उल्टी देवरानी जेठानी को चोर बता रही है। देवरानी जी, हम हमला नहीं करते, बस अपना बचाव करते हैं। हमला तो तुम जैसे लोग करते हैं, जो घर पर बस अपना कब्जा समझने लग जाते हैं और फिर उतर जाते हैं अपनी मनमानी पर बस बहुत हुआ तेरा एक क्षत्राधिकार। अब इस घर को तेरी मनमानी से मैं आजाद करके रहूंगी। कोशिश करके देख लेना जेठानी जी, ये जड़ें इतनी कमजोर नहीं है जो एक बार पे हिल जाएं, समझी? मेरी इमेज तो तब खराब होगी जब तेरी बचेगी, समझी ना? माया और रचना एक दूसरे के आमने सामने की टक्कर की चुनौती पर आ गए थे। अब खेल पर्दे के पीछे नहीं, खुले मैदान में होना था। आप बताइए किसे जीतता देखना चाहते हैं? देवरानी को जो इतने सालों से इस परिवार का करते आई है, या जेठानी को जो बस अपने हक के लिए लड़ रही है? अरे कहाँ खो गई दोनों? रचना बहू, आज तूने मेरा मन खुश किया। ये ले, तू मेरी ओर से ये चेन रख ले। शाबाश। और छोटी बहू, तू भी थोड़ा बहुत रसोई का काम सीख ले अपनी जेठानी से। वो रचना बहू छोटी बहू है तो एकदम चतुर, लेकिन मर्दाना कामों में बाहर भेज दो, कागज पत्तर का काम करा लो, लेकिन रसोई वाले कामों में तंग है थोड़ी। पर अब तू आ गई है ना, तो अब तो रोटी भी गोल मिलेगी और फुलके वाली। हाँ बुढ़िया, इधर तेरा पेट भरते भरते मेरी कलाई चटक गई। तुझे मेरी रोटियां अभी तक गोल नहीं मिली। हाँ, और खा मोटी, और फुल्का खा, अपनी बड़ी बहू के हाथ से खा। अच्छा है मुझे रसोई से छुट्टी तो मिली। हाँ, तू खा फुल्का और फूल मोटी बुढ़िया कहीं की। इस चालाक देवरानी को उसकी जेठानी ने अच्छी पटकनी दी थी। इससे माया अब पूरी तरह तिल में लुटती है और वो अपनी बुआ सरला को कॉल करके सब बताती है। अरे बिटिया, अगर ऐसा है तो ये तेरी जेठानी तो घर पर पूरा कब्जा कर लेगी और फिर तेरी सास के जेवर भी बटेंगे, तेरे जेठ के बच्चों को भी हिस्सा मिलेगा। अब तो ये तेरे हिस्से की भी खाएगी। नहीं 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 बुआ, नहीं, ऐसा नहीं होने दे सकती हूँ। हमेशा से यही सोचा था कि अच्छी बहू बनी रहूंगी ताकि मरने से पहले बूढ़ा बूढ़ी इस घर के ईट ईट मेरे पति और मुझे दे दे। बड़ा भाई तो वैसे भी नल्ला नालायक ही लगता है मुझे, लेकिन पता नहीं कैसे ये जेठानी बीच में आ गई। इससे पहली वाली तो कोई भी लड़की इस गंजे रजत के लिए हाँ नहीं कर रही थी। बुआ, मैं हार नहीं मान सकती, बताओ मैं क्या करूँ? रचना खिड़की से माया की सारी बातें छिप छिप कर सुन रही थी। वो जानती थी कि माया अपना अगला वार जल्दी ही करने वाली है।
ये पागल औरत अब कहीं से भी कुछ भी करके मेरी इज्जत खराब करने की हर कोशिश करेगी, मगर मुझे सचेत रहना होगा। रचना अपने कमरे में सोने चली जाती है। रात का समय होता है, पूरे घर में अंधेरा था कि तभी एक कमरे से काला कंबल ओढ़े कोई निकलती है और कुछ गड़बड़ करके अंदर चली जाती है। तभी दूसरा कमरा खुलता है, वहाँ से भी कंबल लपेटे कोई तो निकलती है और वो भी कुछ गड़बड़ करके फिर से अंदर चली जाती है। और अगले दिन जब सब नींद में सो रहे थे, अरे उठो रे, सब उठो। रचना, माया, उठो मरजानियों, उठो। रात में ऐसा क्या हुआ होगा जो मधु की सुबह ही बिगड़ गई? जानने के लिए आपको आना होगा यहीं काका टीवी पर लौटकर। बार बार लगातार देखिए देवरानी की चाल, जेठानी कमाल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। ये किसकी है ये? दोनों एक दूसरे का मुंह क्या देख रही हो? या तो खुद बताओ, वरना मैं तो जानती हूँ कि ये किसकी है। मुझे तुम में से किसी की सलवार कमीज की जेब में मिली है ये। सोचा था आज सुबह उठकर कपड़ों की मशीन लगा लेती हूँ, बहुओं की मदद होगी, लेकिन राम जी ने ये क्या दिखा दिया। मधु के हाथ में एक सिगरेट थी। अब ये मेरी चालाक लोमड़ी सी देवरानी तो गई, आज तो ये खिसियानी बिल्ली सी जेठानी गई। कल का और आज का दोनों का बदला लूंगी। आदमियों के भरे घर में भी आज तक कोई गुटखा पान मसाला धुआं धक्कर नहीं लेकर आया, और मुई मेरे ही घर की बहू ये सब फूकती है। मेरे तो करम ही फूट गए थे। ये जिसकी भी है आज तो उसकी खैर नहीं। रचना माया एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुरा रहे थे। पता नहीं दोनों में से किसका खेल था ये। माया का खुराफाती दिमाग उसे सोने नहीं दे रहा था। उधर रचना भी करवटें बदलकर माया के बारे में ही सोच रही थी कि अचानक दोनों बिस्तर से उठती हैं और अलमारी की ओर जाती हैं। रचना ड्रॉर खोलती है, उधर माया भी दराज खोलती है और दोनों उसमें हाथ डालती हैं कि माया तो उसमें से सिगरेट निकालती है और रचना कंघा। रचना अपने बाल बनाने लगती है और माया खुद को कंबल में लपेटकर बाथरूम में पड़े रचना के कपड़ों के अंदर वो सिगरेट डाल देती है। अब कहाँ बचकर जाओगी जेठानी जी? मगर रचना गेट की दरार से झांककर ये नजारा देख लेती है। माया के जाते ही रचना भी खुद को ढककर बाहर निकलती है। जाकर तुरंत अपने कपड़े चेक करती है जिसमें से सिगरेट निकलती है। बाप रे, क्या हद चंडाल औरत है मेरी देवरानी तो। सिगरेट डालकर मेरा घर फूकना चाहती है, पर इतनी आसानी से नहीं लाडली। अभी तो रुक जरा। रचना वो सिगरेट लेकर माया के कपड़ों में डाल देती है और खुश होकर कमरे में चली जाती है। बेचारी माया तो गई। अब मधु माया को घूरकर देखते हुए उसकी ओर बढ़ती है और जोर से चांटा मारने के लिए हाथ उठाती है। रचना आंख बंद करके चांटे का इंतजार कर रही थी कि मधु का हाथ माया के चेहरे से घूमता हुआ रचना के गालों पर आकर बजता है और रचना की तो घंटी ही बज जाती है। वो चमककर आंख खोलती है तो मधु चंडी बनकर लाल पीली हुई उसके सामने खड़ी थी। घर में आए हुए 2 दिन नहीं हुए हैं और तेरी रंगरलियां अभी से शुरू हो गई। देखो तो माल फूकने लगी है मैडम। माँ जी ये मेरी नहीं है। अच्छा जी जेठानी जी, अगर ये तुम्हारी नहीं है तो ये और कौन पिएगा घर में सिगरेट? हम सब तो बड़े शरीफ लोग हैं, ऐसे शौक नहीं पालते। माया रचना की ओर आंख मारती है। आइए देखते हैं माया ने ये सब कैसे किया था। कल रात जब रचना माया की चाल को मात देकर कमरे में जाकर सो जाती है, तभी माया फिर से बाहर निकलती है और बाथरूम में जाती है। मैं जानती थी कि तू इतनी सीधी तो नहीं है, चालाकी करेगी ही रचना। इसलिए अब जब तू बेफिक्र होकर सो गई है तो तेरी नींद तो मैं उड़ाऊंगी। और ये डाल दी मैंने एक और सिगरेट। बेटी कल सोचेगी कि कूट मुझे पड़ने वाली है, मगर आहा सोच कर ही कलेजे को ठंडक सी पड़ रही है। इस तरह रचना इस बात से बेखबर थी कि माया भी उसे छिपकर देख रही थी। क्या हो गया माँ? हुआ क्या? तेरी शादी देर से हुई तो उसी का फल देख ले। चिलम फूकने वाली बहू हाथ लगी है हमारे, चरसुल्ली गर्दुल्ली सी है। मधु की नजरों में रचना पूरी तरह निकम्मी साबित हो गई थी। सबके जाने के बाद माया रचना के पास आती है। और जेठानी जी कैसी लगी ये वाली तुमको? ज्यादा दुखा तो नहीं ना? गाल पर पड़ी चोट तो भर जाएगी माया, लेकिन मेरे चरित्र पर जो चोट तेरी वजह से पड़ी है उसका जख्म कभी नहीं भर पाएगा। अब तू तो गई, तू सोच भी नहीं सकती कि मैं अब क्या करूंगी। जाकर खुद को बचाने की तैयारी कर ले, पर थप्पड़ का बदला तो खून खराबा ही होगा।
माया और रचना का ये टकराव अब आगे क्या मोड़ लेने वाला था भगवान जाने। लेकिन उधर मधु माया के पास जाती है। शादी को 3 साल हो गए, अब तो आसपास के लोग भी पूछने लगे हैं कि दीपक के कब बालक होगा। देख तुझसे मेरी उम्मीदें, दे दे मेरी गोद में एक पोता है। रचना छिपकर दोनों की बात सुन रही थी कि तभी उसके शातिर दिमाग में एक प्लान दौड़ता है। वो मन ही मन हंसने लगती है। दोनों देवरानी जिठानी की खिटपिट चल ही रही थी कि एक दिन रजत अपने घर का हिसाब किताब कर रहा था। तब रचना, ए जी, हर महीने हिसाब से 12,000 रुपए कहाँ जा रहे हैं? ऐसा क्या? हिसाब तो सारा सही है। हिसाब वहाँ तक सही है जब घर का खर्चा जोड़ा जाता है, मगर उसके बाद सबके अपने खर्चे जोड़कर भी 12,000 कम पड़ रहे हैं। यहाँ टोटल में गड़बड़ है। अब रजत का माथा ठनक जाता है और वो घर वालों को बुला लेता है। क्या हुआ भैया? दीपक, आज से पहले घर की रोकड़ कौन देखता था? माया देखती थी। क्यों, क्या हुआ भैया? तेरी माया की महामाया आज रंगे हाथ पकड़ी गई है। माँ, वो तो रचना ने रोकड़ संभाल ली, वरना तो पता ही नहीं चलता कि आपकी ये छोटी वाली बहू हर महीने घर के हिसाब से 12,000 रुपए गायब कर रही है। माया ये सुनकर सकपका जाती है। मैं वो नहीं, मैंने तो। बस करो भैया, माया गायब नहीं कर रही, बल्कि मैंने उससे कहा था कि हर महीने थोड़े पैसे बचाकर जोड़ ले, जरूरत पड़ने पर काम ही आएंगे। माँ, आपके घुटने का जो 6 महीने पहले ऑपरेशन हुआ था, उसके पैसे माया ने ही दिए थे। क्या? अभी दीपक ये बात नहीं बताता तो मैं तुझे कितना गलत समझ बैठती। शाबाश बहू, बड़ी बहू, सीख कुछ माया से। ऐसे बचत करी जाती है। इसने सब खर्चे काट काट कर पाई पाई जोड़ा और फिर मुझ पर ही लगा दिया। शाबाश। जहाँ रचना माया की बैंड बजाने वाली थी, उल्टा वही बैंड तो उसकी तारीफों के बजने लगे थे। अब रचना तो तिलमिला उठी थी। बैक टू बैक 2 हार जो उसे मिली थी। जेठानी की चाल पर देवरानी इस बार भारी पड़ रही थी। माया खुश होकर अपने कमरे में चली जाती है और अपनी बुआ को फोन करके सब बताती है। अरे बुआ, ये तो वही बात हुई, ऐश भी कर लिया और पकड़े भी नहीं गए और बिल फट गया उस जेठानी पर। लगता है भगवान तो मेरे ही साथ है। माया खुश होकर पलटती है तो पीछे दीपक को खड़ा देख झट से फोन रख देती है। दीपक माया को घूर रहा था। कर लो नहीं, बात कर लो तुम। दे दी सारी घर की अपडेट बाहर, है ना? अरे नहीं दीपक, कैसी बात कर रहे हो? वो तो मैं बस घर पर हालचाल पूछ। माया अपनी बात पूरी कर पाती कि उससे पहले ही दीपक उसके गाल पर करारा सा चांटा जड़ देता है। माया हैरान होकर बस गाल सहलाती रह जाती है। तुमने मुझे मारा दीपक? अभी तो तुम्हें एक चांटा मारा है। जैसे तुम्हारी हरकत थी ना, तुम्हें तो पटक करके कूटना चाहिए। मैंने बाहर तुम्हारा साथ इसलिए नहीं दिया कि मैं तुम्हें बचा रहा था, बल्कि बाहर मैंने वो झूठ इसलिए बोला क्योंकि मैं सबके सामने तुम्हारी बेइज्जती नहीं करवाना चाहता था। दीपक, मेरी बात। बस चुप, एक सांस भी नहीं निकलनी चाहिए बाहर। और तुम क्या सोचती हो, दीपक पागल है? दीपक को कुछ पता नहीं है कि तुम जो हिसाब किताब में घपला कर रही हो, वो सारे के सारे पैसे अपने मायके भेज रही हो। क्या ये बात मुझे नहीं पता? लेकिन मेरे को लगा कि शायद तुम इस परिवार में अभी तक एडजस्ट नहीं कर पा रही हो, इसलिए मायके की ओर तुम्हारा ज्यादा झुकाव है। तो मैं कोई बात नहीं करता हुआ तुम्हें कुछ नहीं बोला, लेकिन अब बस। और अगर तुमने मायके भेजे गए सारे पैसे मुझे लाकर वापस नहीं दिए, तो इस घर के बाहर तुम और तुम्हारा ये सारा ढोंगीपन और सामान की पोटली सब बाहर जाएगी। समझ में आया? तुम्हारे पास 2 महीने का समय है माया, तब तक मुझसे बात मत करना। दीपक भड़ककर कमरे का दरवाजा जोर से पटककर चला जाता है और माया सहम जाती है। इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी? भाई से मांगती हूँ। माया अपने भाई को फोन लगाती है। हेलो भाई, वो जो मैं तुझे पैसे भेज दिया करती थी वो मुझे वापस चाहिए होंगे। इतना सुनकर माया का भाई तो फोन ही काट देता है। माया ये देखकर चौंक जाती है कि जब वो अपने ससुराल से लेकर अपना मायका भरने में लग रही थी तब तो किसी ने मना नहीं किया, और आज जब उसको खुद को जरूरत पड़ गई है तो कोई माया की बात तक नहीं सुनना चाहता है। माया अब उदास और चुप चुप सी रहने लगी थी। रचना इंतजार में थी माया कब हमला करे और रचना उसका मुंह तोड़ जवाब दे,
मगर धीरे धीरे माया ने रचना को तंग करना भी बंद कर दिया था। कभी रचना कोई बदमाशी कर भी देती तो भी माया उसे पलटकर कोई जवाब नहीं देती थी। ये देख रचना को बड़ा अजीब लगता। दिन ऐसे ही बीत रहे थे कि तभी उनके घर के दरवाजे पर एक दस्तक होती है। दीपक, रजत, मधु सब उस दस्तक को देख चौंक जाते हैं। एक मोटी, भयंकर मोटी औरत मुंह में चबाते हुए दरवाजे पर अपने बोरिया बिस्तर के साथ खड़ी थी। चंपा जी आप? बुआ आप यहाँ? दरवाजे पर खड़ी चंपा रजत और दीपक की बुआ थी, जो ना जाने बरसों से यहाँ कभी आई तक नहीं थी। और अचानक उस बुआ को चौखट पर खड़ा देख सब एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। मधु दौड़कर चंपा के पांव लगती है, मगर चंपा तुरंत ही मधु को लात से फटकार देती है और मधु वहीं लुढ़क जाती है। ये नजारा अजीब था। घर की मुखिया मधु जो लाते खा रही थी, अब रचना, माया एक दूसरे के साथ खड़ी होकर बस एक दूसरे का चेहरा ही तक रही थी। चंपा वही चौखट पर ही पान गुटका थूक रही थी। सासू माँ तो कहती थी कि हमारे खानदान में कोई गुटका मसाला नहीं खाता। देखो तो घर के मर्द तो नहीं खाए, पर घर की बेटी तो शौक से चबा रही है। ये नमूना टपका कहाँ से है वैसे? अगर ये रजत की बुआ है तो तू तो जानती ही होगी ना, तेरी शादी तो पहले हुई है। नहीं जेठानी जी, माँ कसम, इस मोटे हाथी को तो मैंने पहली बार देखा है। 3 साल में ना कभी देखा, ना जिक्र सुना, ना ये कभी आई, मेरी शादी में भी नहीं। अगर तब नहीं आई तो फिर अब क्या लेने आई है? माया और रचना थूक गटकते हुए घबराए एक दूसरे की ओर देखती हैं और बुआ चंपा मजे से गुटखा चबा चबा कर थूके जा रही थी। आखिर कहानी में अब क्या बदलाव आएगा? क्या हालत होगी इस देवरानी जेठानी की? जानने के लिए देखिए देवरानी की चाल जेठानी कमाल, केवल काका टीवी पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। जहां एक और माया महामाया की चालें रचना पर भारी पड़ रही थी, वहीं रचना की ओर से आने वाला जवाब देवरानी की हालत खराब किए हुए था। देवरानी जेठानी धमाल मचाए हुए थी कि तभी होती है मधु की ननद चंपा की एंट्री। चंपा दोनों बहुओं से जबरदस्ती पांव पड़वाती है और उसके बाद शुरू होती है घर में चंपा की हुकूमत। दीपा, कितने सालों से तो तेरी बुआ नहीं आई थी, अब इसको ऐसा क्या मिल गया जो यहाँ अटकी है? अरे भाभी, तूने बहुओं को काम धाम नहीं सिखाया क्या कि कैसे मेहमान का स्वागत करे हैं? जाओ रे लड़कियों, नाश्ता पानी लेकर आओ और मुझे भी अपनी सास ही समझो, भुआ सास। रचना और माया दुम दबाए चुपचाप काम करने लगे। चंपा दोनों को खूब नचाती है, कभी उनसे कुछ बनवाती तो कभी एक से घंटों पांव दबवाती। जब माया थक जाती तो रचना की बारी आती। रचना चंपा के पांव दबाती रहती थी। एक ही दिन में दोनों देवरानी जेठानी की तो ऐसी हवा निकली कि वो आपस में दुश्मनी ही भूल गई। बदला फदला सब गया तेल लेने। दोनों कुछ भी करके बस चंपा से दूर जाना चाहती थी। ये तो बस पहला ही दिन था, अगली सुबह तो तूफान की तरह आने वाली थी। माया अपने कमरे में सो रही थी, तभी चंपा ने ठंडा ठंडा पानी भर बाल्टी लिया और डाल दिया। वो हड़बड़ा कर उठती है, बाढ़ बाढ़, बचाओ बचाओ। बाढ़ कहाँ आएगी बिटिया, ये तो मैं हूँ। देख तो पानी कितना ठंडा है। अब उठी गई है तो सिगड़ी पर मेरे लिए पानी गर्म कर दे तो जरा। इतना बड़ा गीजर दिखाई नहीं देता आपको? इतनी ही अंधी है तो जाकर आंख बनाओ अपनी। और पानी गर्म करवाने का ये कौन सा तरीका है कि सोए इंसान पर ठंडा पानी डाल दिया? ओहो, तो इस छोटी वाली की जुबान इसके कद से भी बड़ी है। इसे तो मुझे ही काटना पड़ेगा। चंपा अपनी छड़ी उठाती है और देती है माया के पटापट चटाचट। आई 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 माँ, आई माँ। मैं प्यार से बोल रही हूँ तो प्यार से ही बात करना बहू। यूं मेरे आगे अकड़ने की जरूरत नहीं है। अकड़ मैंने अपने बाप की भी नहीं देखी, समझी? बुआ जी। और बिटिया, मैं बूढ़ी अनपढ़ औरत कैसे जानू गीजर कैसे चलावे? जरा सिगड़ी पर कर दे पानी गरम। माया उठकर पहले कपड़े बदलने जाती है। अरे कहाँ जा रही है? इतना समय बर्बाद करेगी तब तक तो मैं खड़ी खड़ी थक जाऊंगी। तू पहले पानी गर्म कर दे, बाकी ताम झाम तो बाद में भी हो सके हैं। और माया दांत किटकिटाते ठंडी लगते लगते सिगड़ी पर पानी गर्म करती है और चंपा तब जाकर नहाने जाती है। इतनी दुष्ट बुआ थी वो। जब माया अपना हाल अपनी सास मधु से कहना चाह रही थी तो उसने भी अपना पल्लू तुरंत झाड़ लिया था। मुझे माफ करना बहुओं, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती हूँ। 2-4 दिन जब तक जीजी यहाँ पर है, तुमको थोड़ा एडजस्ट करना ही होगा। चंपा नहा धोकर बाथरूम से अपना पेट पकड़े बाहर आ ही रही थी कि तभी उसे रचना दिखाई देती है। अरे बड़ी बहू रुक तो, जा जाकर संडास साफ कर दे मेरा।
ये सुन रचना चंपा को घूरने लगती है। अरे अब यूं मेंढक की तरह घूरे मत, मैं कह रही हूँ संडास साफ कर दे मेरा, थोड़ा गोलाबारी हो गई है भीतर, बम फटाके भी फूटे थे, तो जो भी फैला है उसे साफ कर दे मेरी प्यारी बहू। जा जा तो देख, फिर बाकी लोगों को भी तो जाना होगा ना संडास। हरिओम हरिओम। पेट जरा गुड़गुड़ा ही रहा है, रात में चना दाल ज्यादा ही खा गई, नहीं खानी थी, आज कम ही खाऊंगी। हरिओम। चंपा तो हुक्म देकर चली गई। रचना हाथ में झाड़ू ब्रश थामे खड़ी बस उसका मुंह ही ताक रही थी। अब उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने आज तक अपने घर पर कभी टॉयलेट साफ नहीं किया और ये चुड़ैल मुझसे ये सब करा रही है। जी तो करता है इसकी मुंडी ही डालकर इसमें फ्लश कर दूं। मम्मी कोई बचाओ मुझे। रचना मुंह नाक बंद किए तड़प कर टॉयलेट से बाहर जैसे ही आती है, उसे माया छींकती हुई वहाँ से गुजरती दिखती है। दोनों की नजर मिलती है, मगर दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं कहती। तभी माया रचना के हाथ में वो ब्रश वगैरह देखती है। तुझे मना किया था ना मत करना इस घर में शादी, पर लो जेठानी जी, आपकी चूल का कीड़ा देखो तो अब आपको ही काट रहा है। मेरा कीड़ा तो मैं संभाल लूंगी देवरानी जी, मगर तुम अपना संभालो पहले। सुना मैंने तुमने तो लव मैरिज करी है, तो तुम्हारी हालत ऐसे फटे हाल कैसे हुई? माया के पास रचना के तीखी बोली का कोई जवाब नहीं था। बोल लो, अगली बोली मेरी जुबान नहीं, मेरा काम बोलेगा जब तुम तड़पती रह जाओगी और अगली बाजी मैं जीत जाऊंगी। देखूं तो कैसे बचोगी तुम। देखती हूँ मैं भी क्या कर सकती हूँ अब तुम मेरे साथ। अब तुम और तुम्हारा सच मेरे सामने एकदम बेनकाब हो गया है। अब मैं तुम्हारे काबू में नहीं आने वाली। हाँ, माया जानती थी कि रचना ही है जो चंपा के लिए खाना बनाने वाली है, इसलिए वो बस इंतजार कर रही थी कि चंपा कब खाना खाए। लो बुआ जी आपकी चना दाल और फुलके। चंपा जैसे ही पहला टुकड़ा मुंह में लेती है, उसकी मिर्ची के मारे कान से धुआं ही निकल जाता है। अरे मार डाला रे, मार डाला रे भाभी, क्या जंगली गवारन बहू पाल रखी है तूने? अरे मिर्ची का पूरा कट्टा ही उड़ेल दिया था कैस में। उफ, अरे अब खड़ी खड़ी क्या देख रही है, जल्दी से पानी ला। रचना जानती थी ये सब माया ने ही किया है, जानबूझकर उसका खाना खराब किया ताकि रचना को डांट पड़े। माया बैठी बैठी तमाशा देख मन ही मन मुस्कुरा रही थी। रचना उसे घूर कर जाने लगती है। दूसरी ओर उनकी सास मधु भी चंपा को यूं तड़पता देख मन ही मन तो बहुत खुश हो रही थी, मगर वो भी नकली परवाह दिखाकर रचना को डांटती है। लीजिए बुआ जी पानी। आई एम सॉरी बुआ जी, मुझे माफ कर दो, पता ही नहीं मिर्ची तेज कैसे हो गई। आगे से पहले मैं खुद चखूंगी तभी आपको दूंगी। अच्छा, पहले खुद चखेगी, यानी मुझे झूठा खाना खिलाना चाहती है? मधु देख तो तेरी बड़ी बहू तो एकदम निकम्मी नकारा है। नहीं जीजी ऐसी बात नहीं है, बेचारी से बस एक नादानी हो गई। रचना बेटा आगे से ध्यान रखना कि खाने में नमक मिर्च एकदम सही मात्रा में गिरे, वरना जायका खराब हो जाता है। ये समझ जाएगी जीजी, अच्छी लड़की है, माफ कर दो आप भी। ना, हमारे घर में ऐसे माफी नहीं मिलती है, इसे तो माफी नहीं सजा मिलेगी, ताकि अगली बार गलती करने से पहले 100 बार सोचे। मेरा गला जलाया है ना इसने, तो वही तकलीफ इसे भी महसूस होनी चाहिए। और चंपा रचना को कस के पकड़कर उसका मुंह दबोचकर खोलती है और उसके मुंह में ढेर सारी तीखी भयंकर तीखी दाल डाल देती है। रचना मिर्ची से तड़प रही थी, लेकिन चंपा उसे पानी नहीं देती है और कोई और भी मदद करना चाह रहा था तो चंपा उसे रोकती है। अब रचना वहाँ मिर्ची लगने से कभी उछलती तो कभी रोते हुए फर्श पर लौटने लगती। वो तड़प रही थी। हाँ तड़प, मुझे मारने चली थी। देखा, यही होता है आश्र चंपा को सताने का। तेरे फूफा भी सताते थे मुझे ऐसे ही, पर मैं उनके हाथ के नीचे कभी नहीं आई। बेचारे अब तो निपट लिए, वरना ये दाल उनके गले में भी उड़ेलती मैं। रचना चंपा के पाँव में गिर गिर हाथ जोड़कर माफी मांग रही थी, पानी के लिए गिड़गिड़ा रही थी। पानी दे दो बुआ जी, मेरा गला। माया जब देखती है कि ये नोक-झोंक इतनी आगे चली गई तो वो सहम जाती है। चंपा का दबदबा अब घर में बन रहा था, मगर चंपा को रचना को इतना सारा तंग करके भी जब ठंडक नहीं मिली तो उसने रचना को बाह से पकड़ा और घसीटते हुए घर से बाहर निकाल दिया। जीजी बस अब ये ज्यादा हो रहा है। बस तू चुप भाभी, तेरे लाड नहीं इन दोनों बहुओं को सर पे चढ़ा रखा है। रात भर पड़ी रहेगी तो अकल एकदम लाइन पर आ जाएगी। जाओ सब कमरे में, और किसी ने भी इसकी मदद की तो वो भी बाहर रहेगा। सब सोने चले जाते हैं। रचना बाहर ठंड से ठिठुर रही थी, उसका गला भी भीतर से जल रहा था। माया भी अपने बिस्तर में करवट ले रही थी, मगर उसे नींद नहीं आ रही थी। आखिरकार वो उठती है
और एक कंबल लेकर बाहर जाती है। वो इधर उधर देखती है तो कोई भी नहीं था, इसलिए वो दरवाजा खोल रचना के पास जाती है। रचना कांप रही थी। वो माया को देख चिढ़ जाती है। आ गई तुम मेरे जले पर नमक छिड़कने। मिर्ची तो ठूसी थी, अब नमक भी छिड़क ही दो। वैसे भी कंबल दिखाकर जलाने ही आई हो ना। हाँ जलाओ जलाओ। सच कहूँ तो तुम ही जीत गई हो, मैं हार गई आज। इससे ज्यादा जिल्लत मैं और नहीं सह पाऊंगी। सच कहती थी तुम, मैं इस घर के लिए नहीं बनी हूँ, बहुत सीधी हूँ। तुम्हारी जेठानी कमाल की नहीं है माया। मैं कल सुबह होते ही यहाँ से चली जाऊंगी। माया बिना कुछ बोले ही रचना को कंबल उड़ाती है। ये देख रचना हैरान थी। ये क्या बुआ ने कहा था कि जो भी मेरी मदद करेगा वो भी घर से बाहर निकल जाएगा। ये सुन माया मुस्कुराते हुए एक और कंबल लेती है और रचना के ठीक बगल में उसे लपेटकर बैठ जाती है। हाँ निकालेगी वो चंपा चमेली। इतनी हिम्मत है क्या उस माया महामाया में, इसलिए मैं खुद ही पहले ही कंबल लेकर बैठ गई। पर ये सब आखिर क्यों? अब गलती करी है तो सुधारना भी तो पड़ेगा ना जेठानी जी। मैं जानती ही नहीं थी कि मेरी ये छोटी सी छेड़खानी इतने बड़े तमाशे का रूप ले लेगी। उस चंपा ने जो तुम्हारे साथ किया बिल्कुल सही नहीं किया, और इसका सबसे ज्यादा मुझे ही दुख है, क्योंकि सब कुछ मेरी वजह से हुआ। मुझे माफ कर दो जेठानी जी। रचना माया को रोता देख समझ गई थी कि इस बार ये मगरमच्छ के आंसू नहीं है। माया सच में अपने किए पर शर्मिंदा है और वो उसे माफ कर देती है। तभी माया खुश होकर पीछे रखी आइसक्रीम का बोल रचना को देती है। मेरी वजह से जो तुम्हारे गले को तकलीफ पहुंची उसके लिए आइसक्रीम से राहत मिल जाएगी तुम्हें। रचना खुश होकर सुबकते हुए माया के साथ शेयर करके आइसक्रीम खाने लगती है। तुमने टॉम एंड जेरी देखा है माया? हाँ देखा है ना। हम बिल्कुल उनकी तरह हैं। हर वक्त झगड़ेंगे मगर एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते और एक दूसरे को तकलीफ में भी नहीं देख सकते। हाँ तुमने सही कहा। और मैं एक बात और समझी, चाहे कितनी चालाकी हो, लालच हो या साजिशें चलें, तब भी एक सच नहीं झुठलाया जा सकता, यही कि मैं तुम्हारी देवरानी हूँ और तुम जेठानी, और ये कभी नहीं बदलेगा चाहे कितना ही लड़ ले। दोनों मुस्कुराकर एक दूसरे पर सिर टिककर बैठी रहती हैं। देवरानी जेठानी को तो अपने रिश्ते की बात समझ आ गई, लेकिन चंपा का क्या? क्या रचना माया चंपा का इलाज कर पाएंगी? जानने के लिए देखिए कहानी का आखिरी भाग केवल काका टीवी पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। रजनी को ऐसी सजा मिलते देख माया का दिल पिघल गया था और दो दुश्मन अब एक साथ बैठ गई थी और ऐसे ही पूरी रात कट गई। दोनों की आंख लग गई थी। अगली सुबह होती है तो माया जागती है तो वो देखती है कि वो तो रचना के कंधे पर सिर टिका के सो गई थी। इससे पहले कोई हम दोनों को साथ देख ले, उससे पहले मुझे तुम अपना ये कंबल दो और मैं पहले ही भीतर चली जाती हूँ। रचना बेचारी सी बनने का नाटक कर वहीं बैठी रहती है। माया जैसे ही जा रही थी कि तभी, माया सुनो, तुम्हें क्या एक और बात पता है कि टॉम एंड जेरी चाहे खुद कितना ही लड़ ले पर उनकी लड़ाई का कोई तीसरा दुश्मन फायदा नहीं उठा सकता है। ये चंपा वही तीसरा दुश्मन है, हमें उसको जीतने नहीं देना है, समझी? हाँ जेठानी जी समझ गई, बस आप अपनी चाल ध्यान रखना, फिर देखो मैं कैसे कमाल करती हूँ। चंपा को हराने के लिए माया और रचना दुश्मन एक ही साइड हो गई थी। अब बारी राक्षसी चंपा शाह के उठने की थी। वो उठती नहीं है तो माया लाकर एक ठंडे पानी की बाल्टी उसके ऊपर डोल देती है और चंपा छटपटा कर उठती है। कौन है, कौन है, कौन है ये बदतमीज? चंपा देखती है कि माया उसके पाँव के पास सिर झुकाकर बैठी है। तेरी इतनी हिम्मत, तेरी इतनी हिम्मत? हाँ बुआ जी, मैंने बहुत बार आपको पुकारा मगर तुम उठी नहीं, और बात ऐसी थी कि तुमको उठाना जरूरी बहुत था। अबे ऐसी क्या आफत आई थी बता कि तुझे मुझ पर बर्फ जैसा पानी फेंकना पड़ा? बुआ जी झूठ तो बोलूंगी नहीं, मगर इस घर में आपकी बड़ी बहू के लक्षण कुछ ठीक नहीं है। रात को सजा के बाद वो तो सबके सोने के बाद चुपचाप भीतर आकर अपने नरम बिस्तर में सो गई थी। अब बताओ, जब घर के मुखिया तक की बात की वो सगी नहीं रही तो वो दिन अब दूर नहीं कि वो जेठ जी को अपने वश में करके घर पर अपना हुक्म चलाएगी। उसकी इतनी मजाल, घर की मुखिया की बात टाली। उसे तो ऐसा सबक सिखाऊंगी कि मेरी परछाई से भी कांपेगी। चंपा तिल मिलाती बाहर जाती है तो देखती है कि रचना तो अपने कमरे में आईने के सामने झूम झूम के मेकअप कर रही है, बाल बना रही है, बड़ी ही फ्रेश लग रही है। ये तो छोटी बहू ने एकदम सच ही कहा है, इसकी इतनी हिम्मत बढ़ गई है। अगर ऐसा ही रहा तो फिर ये तो सर पर चढ़कर रहेगी और मेरा ही जीना हराम कर देगी। नहीं नहीं, मुझे इसकी नकेल कसनी ही होगी। चंपा चली जाती है
रचना माया ये देख बड़ी खुश होती हैं। दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाती हैं। मधु ये सब देख रही थी। आखिर इस देवरानी जेठानी में क्या खिचड़ी पक रही है? हे भगवान, मेरे घर को बचा लेना। चंपा रचना की क्लास लेती है और उससे बहुत सारा खाना बनाने के लिए कहती है, इतना कि काम करके उसकी कमर ही टूट जाएगी। रचना उदास मन से किचन में लगी रहती है कि तभी वहाँ माया आ जाती है। उसे देखते ही रचना की खुशी का ठिकाना नहीं होता। आ गई तुम? जो सामान मंगाया था लाई? हाँ, वो भी इतना कड़क कि ये चंपा जब खाएगी तो फटकर चमेला ही बनेगी। जेठानी जी, भर भर कर डालो आप ये मसाला अपने खाने में। रचना और माया मिलकर चंपा के खाने में भर भर कर खास किस्म का मसाला डालती हैं और रचना वो खाना चंपा को परोस देती है। सब पकवान दिखने में इतने बढ़िया थे कि चंपा के मुंह से तो कुत्ते की तरह लार गिरने लगती है। बुआ जी, कल के लिए माफ करना। मैं शर्मिंदा थी कि कल का खाना अच्छा नहीं बना, मगर आज के खाने का स्वाद तो आप जिंदगी भर याद रखने वाली हो। ठीक है, अब मुंह बंद करके खाना परोस, मैं भी तो देखूं कैसी अन्नपूर्णा है तू। और चंपा खाने का निवाला तोड़ती है और मुंह में ले जाती है। रचना माया एक दूसरे की ओर देख रही थी। चंपा जैसे ही निवाला मुंह में ले जाती है, उसे खाना इतना स्वादिष्ट लगता है कि अब वो बिना रुके दम दम करके खाना ठूसने लगती है और भर पेट खाकर लंबी डकार मारती है। ओम हरिओम। अरे कुछ हुआ क्यों नहीं छोटी? वेट एंड वॉच जेठानी जी, वो खास मसाला तुरंत असर नहीं करता। बस उल्टी गिनती शुरू करो तो जरा। 3, 2 एंड 1। अब होगी हैप्पी दिवाली। और जहाँ चंपा लजीज खाने का जायका लेने का आनंद ले रही थी कि उसके पेट के अंदर बम पटाखे फूटना शुरू करते हैं। उस मसाले ने अपना असर दिखा दिया और देखते ही देखते चंपा के पेट के अंदर जलन शुरू होती है और वो भी पटाखे फोड़ने शुरू कर देती है। बुआ जी, इतना खाते ही क्यों हो कि पचता नहीं है? अब अपनी आतिशबाजी से हमारे नाक के बाल जला दिए। छी, रूम फ्रेशनर लाओ बे कोई। चंपा अब तड़प रही थी। पापा, पानी लाओ रे कोई तो पानी लाओ। लीजिए बुआ जी, ये रहा पानी। चंपा जैसे ही पानी पीती है, अब उसका मुंह भी जलना शुरू करता है क्योंकि माया ने उसमें तीखी मिर्च पाउडर मिलाया था। अब चंपा सी करते हुए पागलों की तरह पूरे घर में चक्कर लगाने लगती है। दोनों बहुएं उसे इतना पगलाया देख हंस रही थी कि ये देख मधु का मन पिघलता है और वो चंपा को पानी पिलाकर शांत करती है। चंपा थोड़ी देर में नॉर्मल होती है। दुष्ट है, हाँ दुष्ट है तेरी बहुएं भाभी। ऐसी चुड़ैलें घर में पाले रखोगी तो कौन मेहमान यहाँ रहने आएगा? एक बार कभी मेरे घर में आकर देखना कि कैसे होती है मेहमान नवाजी, समझी? माफ करना बुआ जी, मगर मेहमान को भी सोचना चाहिए कि उसके आने और जाने का समय निश्चित और छोटा रहे, तभी मेहमान को इज्जत देना। और हमें मेहमान नवाजी सूट करती है। और कोई भी मेहमान अपने भाई की प्रॉपर्टी में हिस्सा लेने के इरादे से नहीं आते हैं। हाँ, मुंह क्या फाड़ रही हो? मैं तुम्हारा सच जान गई थी बुआ कि तुम यहाँ लालच से आई थी, तो खुद को मेहमान नहीं लालची बुढ़िया कहो, समझी? बेशरम लालची बुढ़िया। माया, ये तुम जीजी से कैसी बातें कर रही हो? बस भाभी बस, मैं सब जानती हूँ कि ये दोनों बहुओं को तूने ही सिखाया है। जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से ही सबकी आंखों में खटक रही हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ और नहीं रुकूंगी। चंपा अपना सामान उठाती है और रोते हुए वहाँ से चली जाती है। उसको जाता देख रचना और माया खूब हंसते हैं, खूब खुश होती हैं। देखा इस देवरानी की चाल, और तूने देखा इस जेठानी का कमाल। तभी दोनों देखती हैं कि मधु उनको हंसता देख घूर रही थी। वो दोनों की ओर बढ़ती है। ये क्या किया तुमने? घर के बड़ों के साथ ऐसे बर्ताव किया जाता है क्या? हैं? वो माँ जी, वो तो हम बस। वो माँ जी, माया का कोई दोष नहीं है। जो किया है मैंने किया है। बुआ जी ने इतना नाक में दम किया हुआ था ना कि उनको यहाँ से भगाना बहुत जरूरी था। माफ करना। माया हैरान होकर रचना की ओर देख रही थी। रचना ने माया को डांट से बचाने के लिए इतना बड़ा झूठ जो बोला था। मैं तो कह रही हूँ तुम दोनों ने जो किया, इतना अच्छा इलाज तो कोई भी नहीं करता। अब ये चंपा चमेली इस तरह आकर फिर कभी दोबारा हम सबका खून नहीं चूसेगी। इसका मतलब आप हमसे नाराज नहीं हैं? ना, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो ये नजारा देखकर खुश हूँ कि मेरे दोनों बहुएं देखो तो कैसे मिलजुल कर इस घर को इतनी बड़ी मुसीबत से बचा ली हैं। ये बुआ लालची ही नहीं, जालसाजी भी है। अगर इसे बस अपना हिस्सा चाहिए होता तो देने में दीपक के बाबा को भी कोई दिक्कत नहीं थी। आखिर घर की बेटी का भी हक है, लेकिन बात हिस्से की नहीं थी। उसको ये पूरा घर और इस पर हुकूमत चाहिए थी। मगर तुमने जो उसका इलाज किया है, उसके बाद तो वो यहाँ आकर फिर कभी पाँव नहीं टिकाने वाली। शाबाश,
और हाँ, एक और बात तो है, अगर मेरी बड़ी बहू कमाल है तो छोटी वाली धमाल है, और दोनों की जोड़ी डबल धमाल है। ऐसे ही मिलजुल कर जीती रहो। मधु खुश होकर दोनों को आशीर्वाद देकर चली जाती है। रचना और माया के लिए ऑकवर्ड हो गया था कि कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ने वालियों को साथ रहने का आशीर्वाद मिला था। बुआ तो चली गई, अब क्या? बस टॉम एंड जेरी वाली लड़ाई फिर से शुरू करते हैं। डील तो यही थी ना कि तीसरे दुश्मन को जीतने नहीं देना है, लेकिन हमारी दुश्मनी थोड़ी खत्म हुई है। देखना जेठानी जी, इस घर पर हुकूमत तो मेरी ही चलेगी। वैसे तुमने मेरे लिए माँ जी को झूठ क्यों बोला? अपने जेरी को बचाने के लिए। टॉम का काम जेरी को बस तंग करना है, उसे मारना नहीं। एक गहरी शांति आ जाती है और माया इतराकर वहाँ से चली जाती है। रचना भी चली जाती है। तभी माया कैलेंडर में देखती है तो डर जाती है। इस बुआ के चक्कर में तो मैं भूल ही गई कि मुझे पैसों का बंदोबस्त करके दीपक को वापस देना था, और आज तो आखिरी दिन है जब दीपक को मुझे वो सारे पैसे लौटाने हैं। कल इससे पहले कि दीपक मुझे सबके सामने धक्के मार के यहाँ से बाहर निकाले, उससे पहले मैं ही ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। माया रोते हुए सो जाती है। अगले दिन जब वो उठती है तो अपना सारा सामान पैक करके जाने का फैसला कर लेती है कि तभी उसे बिस्तर पर एक पैकेट रखा मिलता है जिसके नीचे एक चिट्ठी भी थी। माया हैरानी से वो पैकेट खोलकर देखती है तो उसमें ढेर सारे पैसे थे। माया चिट्ठी पढ़ती है। डर क्यों रही हो? मैं हूँ ना। जब हम एक ही टीम में आ गए हैं तो तुम मेरा परिवार बन गई हो, और परिवार को तो मैं बिखरने नहीं दूंगी। और हाँ सुनो, जेठानी हूँ, बड़ी हूँ तुमसे, तो छोटों को बचाना तो मेरा कर्तव्य है। माय डियर जेरी, डोंट गो। तुम्हारी जेठानी, तुम्हारा टॉम। माया चिट्ठी पढ़कर इमोशनल हो जाती है और दौड़कर किचन में खड़ी रचना के गले से लिपट जाती है। रचना सारा मामला समझकर बस मुस्कुरा देती है। मुझको माफ कर दो जेठानी जी, मैं ये कभी समझ ही नहीं सकी कि एक जेठानी के होने से तो मेरे सर पर आने वाली जिम्मेदारियों और परेशानियों का पहाड़ आधा हो रहा है, ना कि वो मेरा हक छीन रही है। मैं गलत थी, आज मैं समझ गई हूँ। बस बस, देर आए दुरुस्त आए। पर हाँ, थोड़ी बहुत नोक-झोंक तो जारी रखनी होगी ना। अब रचना माया को एक साथ देख मधु को बहुत खुशी होती है और वो चुपके से बाहर जाती है जहाँ चंपा अपने बोरिए बिस्तर के साथ बैठी थी। और दोस्त, कैसी लगी मेरी एक्टिंग? तेरी बहुओं ने तो मुझे ऐसा भयंकर खाना खिलाकर मारना ही चाहा था, पर तूने खाना बदल कर जो मेरी मदद करी उसके लिए शुक्रिया तेरा। और तूने भी तो नकली ननद होने की एक्टिंग करी, शाबाश। मेरी बहुएं सोचती हैं कि वही है जो सबसे बड़ी नौटंकी है, लेकिन इन जेठानी देवरानी को एक करने के लिए मैंने और तूने चाल चली थी, वो ये कभी नहीं समझ पाएंगी। तो चंपा कोई बुआ नहीं, मधु की दोस्त थी जो उसके साथ मिलकर नाटक कर रही थी। इसका मतलब अगर देवरानी नंबरी निकली तो जेठानी 10 नंबरी, मगर उन दोनों की सास तो 20 नंबरी निकली। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? ऐसी ही कहानियों के लिए देखते रहिए काका टीवी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।